प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में। हम थॉमस हॉब्स के बारे में जान रहे थे। आज की वीडियो में हम थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवाद संबंधी विचारों के बारे में जानेंगे। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, पीजी कॉलेज जोशीमठ, आपका आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जाना था कि थॉमस हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की और उन्होंने सामाजिक समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें उसने कहा था कि सभी व्यक्ति अपना सब कुछ सर्वस्व उस शासक को सौंप देते हैं और उसके अधीन ही रहेंगे और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए वो बाध्य होंगे। राजा के जो आदेश होंगे या संप्रभु का जो आदेश होगा वही कानून होगा। कोई भी व्यक्ति उसके आदेशों का उल्लंघन नहीं करेगा। जो संप्रभु होगा उसे जो व्यक्ति होंगे उनकी हत्या करने या उनको मृत्युदंड देने का भी अधिकार होगा। तो इन चीज़ों से आप लोग समझ गए होंगे हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में। एक छोटा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि जो थॉमस हॉब्स है उसने अपने संप्रभुता संबंधी जो विचार दिए हैं उसमें जो राजा है उसको असीमित शक्तियाँ दी हैं और ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसका कोई मूल्य उसमें नहीं बचा, उसका कोई महत्व नहीं बचा। जो व्यक्ति है उसकी स्थिति एक दास के समान रह गई है, जिसका केवल कार्य है आज्ञा का पालन करना, और आज्ञा भी निरंकुश संप्रभु की, जिसे उस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व सौंप दिया है। जो संप्रभु है उसकी आज्ञा का पालन करने पर ही उसे अपने समस्त प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करने के लिए मिलेंगी। यदि वो आज्ञा का पालन नहीं करता है, जो संप्रभु है उसकी इच्छा के विरुद्ध अगर वो कोई कार्य करता है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। जो थॉमस हॉब्स है उसकी जो चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वास्तव में वो व्यक्ति है। व्यक्ति की चिंता से ही वो पीड़ित होकर के उसने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया और उस असभ्य जंगली अवस्था से निकलने के लिए उसने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना का विचार प्रस्तुत किया। और सामाजिक समझौता सिद्धांत आज उन्हीं का ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बना है, वो उनकी महत्वपूर्ण देन है राजनीति शास्त्र। डनिंग के अनुसार हॉब्स के सिद्धांत में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी उसके मूल आधार के रूप में हम देखते हैं व्यक्तिवाद को। अर्थात जो व्यक्तिवाद है वो व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य के रूप में या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं कि आखिर थॉमस हॉब्स का व्यक्तिवाद है क्या। चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। आपको ये कथन याद रखना है। किसने कहा था? थॉमस हॉब्स ने कहा था कि जो व्यक्ति है वो उसकी चिंतन का केंद्र बिंदु है। व्यक्तिवाद की तरह ही हॉब्स के समस्त राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। उसकी दृष्टि में मूल इकाई स्वयं में व्यक्ति है, जिसके लिए समाज की स्थापना की गई है, जिसके लिए एक निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की गई है, जिसके सामाजिक विकास के लिए ही एक संप्रभु के रूप में समझौता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, जिस व्यक्ति के द्रोणों को समाप्त करने के लिए एक निरंकुश राजा की कल्पना की गई है। जो ये व्यक्तिवादी व्यवस्था है इसमें क्योंकि व्यक्ति केंद्र में है, केंद्र बिंदु है, इसलिए जो संप्रभु होगा उसका मुख्य कार्य उस व्यक्ति का कल्याण करना है, उस व्यक्ति को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। लेकिन ये तभी संभव होगा जब व्यक्ति उस निरंकुश संप्रभु की आज्ञा का पालन करे। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के विकास के लिए राज्य साधन है और व्यक्ति साध्य है। आपने पूर्व में भी जाना था, गैलीलियो के समान ही व्यक्ति के रूप में गैलीलियो के समान ही जो थॉमस हॉब्स है उसने कहा था जो वैज्ञानिक भौतिकवाद है उसका मूल है व्यक्ति। जिस प्रकार से कोई तत्व होता है विज्ञान के लिए, उसी के आधार पर हम उसकी खोज करते हैं, उसी प्रकार के से समाज के लिए जो उसका केंद्र बिंदु तत्व है वो व्यक्ति है। अर्थात राज्य तो केवल व्यक्ति के विकास के लिए एक साधन मात्र है और जो व्यक्ति है वो साध्य है। लक्ष्य तो व्यक्ति है। राज्य को स्वयं में साधन के रूप में व्यक्त करके जो थॉमस हॉब्स है उसने स्पष्ट किया कि जो राजा होगा भले ही वो निरंकुश होगा लेकिन वो व्यक्ति के कल्याण के लिए कार्य करेगा। हॉब्स ने ऐसा व्यक्त किया कि जिसके द्वारा राज्य व्यक्तियों का साध्य नहीं अपितु राज्य का साध्य व्यक्ति है, जिसके द्वारा व्यक्ति का अधिकतम कल्याण करने के लिए संप्रभु कार्य करता है। व्यक्ति क्योंकि साध्य है, लक्ष्य है, केंद्र बिंदु है राज्य का या शासन का या समाज का, तो इसलिए व्यक्ति को शासन का या निरंकुश संप्रभु जो है उसका विरोध करने का भी अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त है। हॉब्स ने निरंकुश और सर्वोच्च शक्ति के रूप में संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न एक निरंकुश राजतंत्र की कल्पना की है, जिसने व्यक्ति को आत्मरक्षा और प्राकृतिक अवस्था के जो कष्ट थे उससे बचाने के लिए स्वयं अपने ऊपर उत्तरदायित्व ग्रहण किया और व्यक्ति की रक्षा करना स्वीकार किया, उस पर शासन करना स्वीकार किया। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति है उसको यह अधिकार है कि वो व्यक्ति संप्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करे, लेकिन ऐसी स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही इस प्रकार का अधिकार उसे प्राप्त होगा, क्योंकि यही एकमात्र विरोध करने का जो अधिकार है यही एकमात्र एक ऐसा अधिकार होगा जिसकी रक्षा के लिए समझौता किया गया था।
अर्थात जनता ने जो निरंकुश संप्रभु चुना वो इसीलिए चुना ताकि उस निरंकुश संप्रभु के द्वारा यदि कभी आत्मरक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया जाए तो उसका विरोध किया जा सके। अर्थात थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति को एक अधिकार की स्वतंत्रता दी, वो थी जीवन का अधिकार, आत्मरक्षा का अधिकार। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए जो निरंकुश राजतंत्र है, निरंकुश शासक है, सर्वोच्च शक्ति है, उसका भी विरोध कर सकती है। अर्थात व्यक्ति को शासन का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्रजा संप्रभु की आज्ञा का उसी समय तक के लिए पालन करने के लिए बाध्य है जब तक राजा उसे संरक्षण प्रदान करता है। यदि राजा इस प्रकार का कार्य नहीं करता है तो जनता कानून की अवज्ञा करने के लिए स्वतंत्र है और ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन पर संकट है तो वो राजा के आदेशों का उल्लंघन करने, उसका विरोध करने का भी अधिकार स्वयं रखती है। इसके अलावा व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त रहेगा। थॉमस हॉब्स ने समानता का भी समर्थन किया। थॉमस हॉब्स के अनुसार क्योंकि वो व्यक्तिवादी विचारधारा के रूप में व्यक्तियों का समर्थन करता है, इसलिए वो व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक, आंतरिक जो शक्तियां हैं उसका समर्थन करता है और उसके आधार पर शारीरिक शक्ति या मानसिक शक्ति को दूर करने के लिए उसे अपने अवसर प्रदान करने के लिए समानता रूपी जो व्यवहार है उसका समर्थन करता है। जो थॉमस हॉब्स है उसके निरंकुश राजतंत्र में कुछ जगह पर लोकतांत्रिक शासन का भी जिक्र होता है और उस प्रकार की शासन प्रणालियों का भी हमें दर्शन होते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोकतंत्र में जनता का कल्याण महत्वपूर्ण होता है उसी प्रकार से थॉमस हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की कल्पना में अपने समझौतावादी सिद्धांत में व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार दिया तथा समानता का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विकास के लिए आगे बढ़ने हेतु निरंकुश राजतंत्र को प्रेरित किया। थॉमस हॉब्स ने अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु दिया वो था व्यक्तिवादी कार्य। वो था व्यक्तिवादी कार्य के रूप में जो राज्य होगा वो प्रत्येक व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए कार्य करेगा। समाज में राज्य में जो क्षेत्र हैं व्यक्ति के लिए विभिन्न प्रकार की जो सुख सुविधाओं की भौतिक सुख सुविधाएं हैं, यथार्थवादी सुख सुविधाएं हैं, उन साधनों की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए, व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा अन्य राज्यों से आक्रमण की रक्षा करने के लिए व्यक्तियों को, समाज को न्याय उपलब्ध कराने के लिए कार्य करेगा, जिससे व्यक्तिवादी कार्य बढ़ेंगे और व्यक्ति का अधिकतम कल्याण होगा। इसके अलावा जो थॉमस हॉब्स था वो राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का भी विरोधी था। उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो होगा वो अपने कर्तव्य का स्वयं पालन करता रहेगा। व्यक्ति के समस्त कार्य जो भी वो कर रहा है उसमें किसी प्रकार से राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा। व्यक्ति का विश्वास और अंतःकरण राज्य की पहुंच से बाहर होता है, इसलिए जो व्यक्ति होगा वो राजा की आज्ञा का पालन करेगा, लेकिन अनावश्यक रूप से यदि राजा के द्वारा उस पर अनावश्यक दबाव डाला जाता है, शोषण करने का प्रयास किया जाता है तो व्यक्ति को उसका विरोध करने का भी अधिकार होगा। इस प्रकार से आपने आज जाना कि जो थॉमस हॉब्स थे उन्होंने अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में व्यक्तिवादी विचार प्रस्तुत किए। व्यक्तिवाद के अनुसार जो व्यक्ति है वो केंद्र बिंदु है और व्यक्ति के इर्द गिर्द ही सभी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संरचनाएं घूमती रहती हैं और व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त है, जिसके कारण वो अपने निरंकुश राजतंत्र का भी विरोध कर सकता है। व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त है कि वो अपना जीवन बचाए, सुरक्षित रखे, क्योंकि जीवन की रक्षा के लिए ही उसने सामाजिक समझौता एक निरंकुश राजा के रूप में एक व्यक्ति के साथ किया और उसे संप्रभु बनाया, उसे अपने से ऊपर शासन करने का अधिकार दिया। इस आधार पर ही जो व्यक्ति है वो व्यक्तिवाद का पूर्ण रूप से उपभोग कर सकता है। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।